बच्चों अकाउंटिंग थ्योरी में जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शंस, उसमें से ये हम लोग का 5 मार्क्स का दे सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नाम से पता चल रहा बेटा अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या क्या दे सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दे सकता है। प्रॉफिट के बारे में बता सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सकता है, कैश के बारे में बता सकता है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन means information collected from financial statement Accounting information means the information collected from financial statement it provide information of a concern such as net asset, profitability, cash position, as well as financial position of a concern at the end of फाइनेंशियल ईयर। तो बच्चों इसको हमको याद नहीं करना है, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम उसको सही से इंडिकेट कर दें तो आप एकदम क्लियर कर सकते हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहली बात है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ये इंफॉर्मेशन आप जो कलेक्ट करोगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करोगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये आपको लिखना नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। इसके बाद इट प्रोवाइड, इट मतलब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कंसर्न। कंसर्न का मतलब कोई भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन देता है। उसके नेट एसेट के बारे में हमें बताता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उसके बारे में बताता है। इसके अलावा कैश पोजीशन के बारे में बताता है, और साथ ही साथ उनके पास एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उसकी भी पोजीशन के बारे में बताता है। तो उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको अगर लिखना है तो आप इसकी फार्मूला तैयार कर सकते हो। इसकी फार्मूला इस तरीके से तैयार करोगे आप।
इसकी फार्मूला इस तरीके से तैयार करोगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो मैं अगर एग्जाम में जा रहा हूं तो मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किस तरीके समझ के जाऊंगा, मैं उसको बारे में आपको थोड़ा एक फार्मूला बता दे रहा हूं ताकि आप आसानी से इस थ्योरी को हैंडल कर सकते हो। तो बच्चों हम लोग इसको इस तरीके से लेके जाएंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होगा बेटा इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन देना, वो इंफॉर्मेशन बताना उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, नेट एसेट, कैश पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ बेटा बोल। प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन, और आपको मालूम बच्चों ये सभी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो बच्चों इस तरीके के चीज को हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमको इंफॉर्मेशन ये सभी चीज का मिलेगा। अब आते हैं बच्चों मेन पॉइंट में। अब बच्चों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं फीचर के तरफ कि फीचर क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो पहला फीचर है बच्चों वो है रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कॉम्परेबिलिटी, ये चारों फीचर है। और एग्जाम में बार बार ये चारों फीचर बच्चा मांगता है आपसे। ये चारों फीचर अगर आप सही से समझ जाओ तो आपको एग्जाम में 4 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है बेटा विश्वास करना। सपोज करो ये एक शख्स है और ये भी एक शख्स है, ये ए है और ये बी है। बी बेचारा ए को इंफॉर्मेशन दे रहा, तो बच्चों यहाँ पर बी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ए को, ए बेचारा बी की हर एक बात पे बिलीव कर रहा है। अगर ए बी के हर बात को बिलीव कर रहा है इसका मतलब ए बी को ये समझ रहा है कि उसकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन इसको दिया जा रहा ये इंफॉर्मेशन सब करेक्ट है। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा, इसका मतलब ये इनके पास जो डाटा होगा वो करेक्ट डाटा होगा और ये जो होगा ये ऑथराइज होगा। तभी तो ये इसकी हर बात को, इससे मिलने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को वो ठीक मान रहा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बिलीव करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड रिलायजेबल। इसका मतलब समझे बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, रिलायबल भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के लिए आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो उसी तरीका का इंफॉर्मेशन आपको देगा और आप उस पर यकीन भी कर सकते हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। बेटा ये जो इंफॉर्मेशन होता है इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं होता है। एंड नॉट अ बायस। बायस का मतलब इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट बोलकर नहीं है। और शुड बी रिप्रेजेंट व्हाट शुड बी द रिप्रेजेंट।
अब इसको हम लोग एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इस लाइन को कि सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन accounting information is रिलायबल मतलब हम विश्वास कर सकते हैं बिकॉज इट इज प्रिपेयर बाय accepted accounting principle बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये बनाया जाता है एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसीलिए बेटा इसमें एरर होने का चांस बहुत कम होता है। इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। तो इसमें आप ये वाली टॉपिक को इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब सेकंड रिलीवेंस, अब रिलीवेंस क्या बच्चों, उस पर भी हम बता दें। रिलीवेंस का मतलब बच्चों जैसे मान लो ये है, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा वो इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा कि प्रेजेंट की हालत क्या है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट के बारे में देता है, करंट सिचुएशन के बारे में देता है, इन सभी को हम लोग कहते हैं बच्चों रिलीवेंस। क्योंकि जब तक हमको इसका मीनिंग नहीं मालूम होगा तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो रिलीवेंस का मतलब होता है बेटा कि जो इंफॉर्मेशन देता है ये पास्ट का नहीं देता, सब करंट, प्रेजेंट में क्या हुआ, करंट में क्या क्या हुआ, बिजनेस में किस तरह का उलट फ्लेट हुआ है, मतलब किस तरीके से चेंजिंग हुआ करंट में, वो सभी चीजें बताता है, उसे कहते हैं रिलीवेंस। अब देखते हैं कि किताब के हिसाब से किताब में क्या है, क्योंकि यह तो थ्योरी मैंने किताब से लिया है बेटा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब हमेशा ये होना चाहिए करंट, ताकि डिसीजन आसानी से लिया जा सके। इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड अवेलेबल टाइम एंड हेल्प टू प्रेडिक्शंस और फीडबैक। अब इसको हम अपने शब्दों में लिख दें। अब इसको हम लोग अपने शब्दों में लिखें। रिलीवेंस accounting information is relevancy। रिलेवेंसी मतलब ये करंट इंफॉर्मेशन देता है। इट प्रोवाइड current information of business so that
सो दैट द यूजर, जो इसको यूज करते हैं, सो दैट द यूजर कैन टेक डिसीजंस, ताकि वो डिसीजन ले सके, एंड फोरकास्टिंग, ताकि वो डिसीजन ले भी सके और फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में फोरकास्टिंग कर सके। अब आते हैं बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रीडली अंडरस्टैंडेबल। बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ते ही हम समझ लेते हैं। इट शुड बी प्रेजेंट इन सिंपल एंड इजी फॉर्म। अब थर्ड नंबर पॉइंट हम यहां लिखते हैं बेटा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिंपल, आसान होती है, एंड इजली अंडरस्टूड, and easily understood by the user, जिसको यूजर आसानी से समझ सकता है। It disclose all information in simplest form। बहुत सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सिंपलेस्ट फॉर्म सच एज, वो फॉर्म क्या होता है? ग्राफ, रेशियो, परसेंटेज। क्या करी थी? हाँ, चौथा है बच्चों कॉम्परेबिलिटी। कॉम्परेबिलिटी का मतलब है बेटा जो हम एक कंपनी का इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी के इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू द डिफरेंट यूजर। डिफरेंट यूजर का मतलब जो लोग इसको यूज करते हैं। एंड इट इज कंपेरेबल ओवर द टाइम विद द अदर इंटरप्राइजेस। तो ये नॉर्मल है, तो बच्चे इसको नोट कर लेना। इसके बाद आती है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमेशा एग्जाम में बच्चों दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। अब एक एक करके बच्चों हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बच्चा हम लोग के सामने है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब उनमें सबसे पहले आते हैं बच्चों हम लोग के ऑनर।
अब ऑनर को इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? ऑनर ऑफ बिजनेस collect information about profitability and financial position. हाँ, अगर कंपनी के मालिक है तो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा और उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नंबर 2, मैनेजमेंट मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों? टू मेकिंग पॉलिसी रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तीसरा नंबर है बेटा लेबर, जिसे कहते हैं एम्प्लॉय। ये भी बिजनेस के इंटरनल मेंबर है। इसको क्या चाहिए? ये चाहता है कि इसको बोनस मिले, ये चाहता है इसका प्रमोशन हो, इसके अलावा ये क्या चाहता है? ये चाहता है इनका वेजेस बढ़े, इंक्रीमेंट हो। इसके लिए ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इंटरनल में ऑनर आएगा, मैनेजमेंट आएगा और एम्प्लॉइज आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहला आ जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर बच्चा सबसे पहले ये जानना चाहता है उसकी कैश की पोजीशन क्या है, कि वो पैसा दे सकता है कि नहीं, कैश पोजीशन। इसके बाद उसका फाइनेंशियल कंडीशन। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इन्वेस्टर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर प्लान, क्या है, इसके लिए वो इंफॉर्मेशन कंपनी का चाहता है।
बैंकर, तो आपको तो मालूम है बैंक लोन देने से पहले, बैंक अगर लोन देना चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की मौजूदा हालत क्या है वो जानना चाहेगा। नंबर 4 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी इंफॉर्मेशन चाहता है भाई, पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब बनाने के लिए ये भी इंफॉर्मेशन कंपनी से मांगता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इसे आप नोट कर लेना। ये सब एक्सटर्नल है, बिजनेस के बाहर के लोग। अब बच्चों हम लोग फिर एक बार इधर आ जाते हैं। ये चारों फीचर को ये जगह एक जगह हमने शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया है। चारों फीचर लिखने के बाद बच्चों हमेशा ये वाला ग्राफ बना देना। ये वाला ग्राफ बना देना, मतलब फीचर लिखने के बाद डिसीजन अंडरस्टैंडेबिलिटी लिख कर, रिलेवेंस लिख कर, टाइमलेस, ये सब ग्राफ बना दीजिएगा। नीचे में आपको 4 नंबर बहुत अच्छा से मिल जाएगा। बच्चों अकाउंटिंग साइकिल, ऑनर्स जनरल सबको अकाउंटिंग साइकिल दे रहा है। अकाउंटिंग साइकिल जब भी आए बच्चों तो आप अकाउंटिंग साइकिल का पहले डिफिनेशन दे देना, तब जाके ग्राफ बनाना। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत होती है ट्रांजैक्शन की पहचान करना। उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको लेजर बनाना, क्लासिफाइंग करना, और फिर एक जगह इकट्ठा करना, और फिर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मदद से उसको इंटरप्रेटिंग करना। इसे ही हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोगों का जो बने बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, का आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। इनका जो रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चों उसको हम लोग करेंगे जर्नल में। जर्नल के बाद बच्चों क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ बच्चों हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद हम लोग करेंगे समराइजिंग।
समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग का मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पर ही बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद बेटा हम लोग इंटरप्रेटिंग करेंगे। इंटरप्रेटिंग का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको इकट्ठा करेंगे और फिर ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। इसको ही हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचाना जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा जर्नल में। जर्नल से क्लासिफिकेशन करोगे जिसको बोलोगे लेजर। लेजर के बाद इस सब को इकट्ठा करोगे, समराइजिंग करोगे तो बनाओगे फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट का रिजल्ट निकालोगे और हमारा साइकिल ख़त्म हो जाएगा। इसे ही कहेंगे अकाउंटिंग साइकिल। बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पहला जो है बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट से हमेशा हर साल आता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट separate is others. बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से अलग है। दे आर नॉट सेम थिंग, दोनों एक नहीं है। अब ये रूल कहाँ लगता है पहले हम बता दें बच्चों। कैपिटल, ड्राइंग, अगर हम बिजनेस में कैपिटल लिख रहे, ड्राइंग लिख रहे, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का देन है। तो कभी आ जाए कि बिजनेसमैन कैपिटल लगाया, कौन कॉन्सेप्ट है, तो आप बोलोगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेसमैन पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बताइए कैपिटल तो बिजनेसमैन का खुद है, फिर भी हम कैपिटल को लायबिलिटीज में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बिजनेस के मुताबिक जो ऑनर कैपिटल लाया है वो बिजनेस के लिए कर्जा है।
तो बेटा बेटा यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ऑनर जो होता है, ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर है उसको बिजनेस के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्रेडिटर माना जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है क्या? बच्चे आप लोग बताइए, आप लोग अकाउंटेंसी बनाए तो आपका पूरा हिसाब रुपए पैसे पे होता है, केजी क्वांटिटी पे नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट only financial transaction are recorded in the books of account. Such as rent paid, interest received, so non financial transaction are not recorded in books of account. अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ हैंडसम, टॉल, क्वालिटी, सवाल में दे रहा कि मैनेजमेंट हैंडसम है, टॉल है, क्वालिटी है, ये सब को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहा है बेटा क्योंकि इसमें पैसा का कोई बातचीत नहीं है। थर्ड नंबर जो बेटा वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है?
बच्चों, जहाँ बिजनेस लंबे समय के लिए चालू रहेगी उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके मुताबिक द लाइफ ऑफ बिजनेस इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है वो कब खत्म होगा नहीं जानते। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम लोग इसको पकड़ कैसे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो हम क्या सोच के बना रहे हैं कि मेरा दुकान एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये फिक्स एसेट मानते हैं, और फिक्स एसेट का मतलब है आपका बिजनेस लंबे समय तक जाएगा। एडवांस एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चा हम एडवांस में दे रहे तो इससे साफ जाहिर आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। ETC एग्जाम में बार बार बोलता है बिजनेस का लाइफ इन्फिनिटिव है, तो हमेशा कह दोगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट According to this concept, all fixed assets are shown in balance sheet always at cost price, not a market value. Dual aspect concept. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट every transaction has two aspects. हर ट्रांजैक्शन की दो पहलू हैं, उनके नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। एग्जाम्पल के तौर पे डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया जर्नल। हम लोग जो जर्नल बनाते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन,
बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंस है। मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल एक ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बेटा ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर। इनके मुताबिक खर्चा जो होती है अकाउंटिंग पीरियड का, उसको मैच किया जाता है रिवेन्यू के साथ, रेदर देन कैश रिसीव एंड कैश पेड, इसको छोड़कर। और तब बच्चों निकाला जाता है प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि बच्चों अगर हम लोग बात करें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की, इन्हीं का एक नाम और है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऊपर में जो लिखा गया बात है उसी को अगर हम लोग सही से बात करें, इसमें एक्सपेंसेस जो होती है, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू, इसको मैच किया जाता है। एक्सपेंसेस और रिवेन्यू को मैच किया जाता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस during the accounting period। other than cash received and cash paid, यहाँ जो बच्चों ये लॉ कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसको मैच करना है आपको खर्चा और रिवेन्यू के साथ, और जब आप मैच कीजिएगा तो उसको करके आप प्रॉफिट लॉस निकालिएगा, लेकिन उसमें हम लोग कैश रिसीव और कैश पेड को छोड़ देंगे। मतलब इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, खाली हम देखेंगे खर्चा है और देखेंगे इनकम, उसके साथ मैच कर देंगे। बिजनेस कंसर्न शुड फॉलो दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसी के लिए हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और इसको छोड़ दे, इतना काफ़ी है। इसीलिए बच्चों इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं किसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस, ये सबको हम लोग मैच करते हैं। पापा मम्मी भूल रही है ना। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाली लॉस से बचना। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है किसी लॉस से बचना। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लॉस हुई नहीं है, होगी फ्यूचर में, उसको आपको रिकॉर्ड करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसको बोलेंगे एंटिसिपेटेड लॉस।
वो लॉस के उस लॉस के लिए हमको बनाना होगा प्रोविजन। प्रोविजन कैसे बनाएंगे? बैड डेट अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट तैयार करना, डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना, और स्टॉक का अगर दो प्राइस है तो सबसे कम कौन है उसे ही लेना। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सेम accounting method to be followed next financial year मतलब अकाउंटिंग मेथड में चेंजिंग नहीं होगी बेटा, अकाउंटिंग मेथड सेम रहेगा, यानी कि नो चेंज। नो चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसका एग्जाम्पल है बच्चों डिप्रिसिएशन, चार्ज every year at same rate। बच्चों गैप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देता है।